आपका आपके चैनल कामनी बाजपेयी की कहानियाँ में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी आदर्श। सुहाग रात के दिन मैं सजी धजी कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी निगाहें उधर को उठ गई। उन्होंने अंदर से कमरे की सिटकनी चढ़ाई और आकर बेड पर बैठ गए। मेरा घूंघट उठाने के बाद मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से बोले, दीपा मेरी एक मामी है जिनका स्वभाव बहुत अच्छा है। सब लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं। मैं चाहता हूँ भविष्य में तुम उनके जैसी बनो। सब कहें कि पत्नी हो तो दीपा जैसी। मैं चाहता हूँ जैसे वे सबको पसंद हैं वैसे ही तुम भी सबकी पसंद बन जाओ। पति ने अपनी धुन में बोलते बोलते एक आदर्श मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया था। वास्तव में पति की मामी मुझे भी बहुत पसंद आई थी। मीठा बोलने वाली और धीर गंभीर। वे बहुत स्नेह से मुझे खाना खिलाती थी। जब कभी भी मैं अपने मायके को याद करती और भावुक हो जाती, मेरी आंखें भर आती तो मुझे प्यार से समझाती, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। नई वधू को क्या चाहिए सब उनके ध्यान में था। सच ही तो है, अच्छे लोग सदा अच्छे ही लगते हैं। उन्होंने सबका मन मोह रखा था। वक्त बीतता गया और मैं 2 बच्चों की मां बन गई। मामी से मुलाकात होती रहती थी, कभी शादी ब्याह पर तो कभी मातम पर। मेरी सास अक्सर अभिमान से कहती, देखा मेरी भाभी को, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती हैं, ना ही उनके सिर से साड़ी का पल्लू कभी नीचे गिरता है। भाई संस्कार हैं अपने अपने। यहाँ तो बहुएं आते ही सर उघाड़े घूमती हैं और हमेशा अपने सास ससुर और देवर जेठानी से लड़ने को तैयार रहती हैं। मैं अक्सर सोचती, 2-3 वर्ष के अंतराल में जब कोई मनुष्य किसी सगे संबंधी से मिलता है तब भला उसे ऊंचे स्वर में बात करने की जरूरत भी क्या होगी। कभी कभी मैं इस प्रशंसा पर जरा सा चिढ़ भी जाती थी। एक शाम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैंने जरा डांट दिया तो सास ने कहा, कभी अपनी मामी को ऊंचे स्वर में बात करते सुना है? मगर हाँ भाई, जिसके घर के जैसे संस्कार हैं वैसे ही तो होगा इंसान का स्वभाव। भला इसमें तुम्हारी भी क्या गलती। यह सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी तपाक से जवाब दिया, अरे बच्चों को पढ़ाऊंगी तो क्या चुप रहकर पढ़ाऊंगी? और ये क्या सदा आप मामी मामी की रट लगाए रहती हैं? अपने घर में भी क्या वे ऊंची आवाज में बात नहीं करती होंगी? बरसों की कड़वाहट सहसा निकली तो बस निकलती ही चली गई। अपने घर में भी मुझे कोई आजादी नहीं है। आप लोग क्या जाने कि अपने घर में वे क्या क्या करती होंगी। दूसरी जगह जाकर तो हर इंसान अनुशासित ही रहता है। दीपा बस बहुत हो गया, अब आगे कुछ ना बोलना। पति ने बुरी तरह डांट दिया था मुझे। वह प्रथम अवसर था जब उनकी मामी के विषय में मैंने कुछ अनचाहा कह दिया था। कुछ दिन सास का मुंह भी चढ़ा रहा था। उनके मायके की सदस्य का अपमान उनसे सहा न गया। ले देकर वही तो थी जिनसे सासू माँ की पटती थी। धीरे धीरे समय बीता और मामा जी के दोनों बच्चों की शादियां हो गई। मैं उनके शहर न जा पाई क्योंकि मुझे घर पर ही रहना था। सासू माँ ने महंगे उपहार देकर अपना दायित्व निभाया था। उस पर भी उनका यही कहना था कि मैं मनचाहा कुछ अपने भतीजे और भतीजी के ब्याह में दे नहीं पाई। इतनी महंगाई में जहाँ घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है, वहाँ थोड़ी सी वाह बड़ाई के लिए घर फूंक कर तमाशा देखना मेरी तो समझ में नहीं आता। ससुर जी की मृत्यु के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। सीमित आय में हर किसी से निभाना अति विकट था। फिर भी जोड़ जोड़ कर मैं निभाने में जुटी रहती।
सदा ही घर के खर्चों के चक्कर में अपनी ही इच्छाओं का गला घोटा था मैंने। एक बार हमारे पतिदेव ऑफिस के काम से श्रीनगर गए थे। वहां से एक महंगी शॉल मेरे लिए गिफ्ट में ले आए, क्योंकि जिस दिन वो वहां से वापस आए उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी। मेरे लिए इतना महंगा शॉल लाया जानकर मम्मी जी का मुंह बन गया। मैंने इनसे कहा, अरे आप मम्मी जी के लिए क्यों नहीं लाए? मेरे लिए इतनी महंगी शॉल लाने की क्या जरूरत थी? वह माँ की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोले, माँ का और तुम्हारा कोई बंटवारा है क्या? दोनों लोग मिलजुल कर इस्तेमाल किया करना। अब इतनी महंगी शॉल मैं दो तो ला नहीं सकता था। मैंने शॉल सास को थमा दी। कुछ दिनों बाद मेरे मायके मुझे मेरी बहन की शादी में जाना था। मैंने मम्मी जी से जब वह शॉल मांगी तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उसे मामी के लिए पार्सल करवा दिया। यह सुन मैं अवाक रह गई। इतनी महंगी शॉल आपने? मेरा वाक्य अभी पूरा भी ना हो पाया था कि वह कठोर शब्दों में बोली, अरे मेरे बेटे की कमाई थी, तुझे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अम्मा ऐसी बात नहीं है। इतनी महंगी शॉल आपने बेवजह ही भेज दी। 1000 रुपए कम तो नहीं होते। ये इतने चाव से लाए थे मेरे लिए। शादी की सालगिरह में गिफ्ट की थी। आपके पास होता या मेरे पास, बात तो एक ही थी, इसलिए मैंने आपको दे दी थी। पर आपने तो मामी को दे दी। बस मुझे हिसाब किताब मत सुना। अरे मैंने भी अपने बेटे पर हजारों खर्च किए हैं। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं जो अपने किसी रिश्तेदार को कोई चीज अपने मन की दे सकूं? अम्मा ने मेरी नाराजगी बेटे के सामने प्रकट की। तब वह भी हैरान रह गए और बोले, अम्मा मैंने अपने कितने ही पर्सनल खर्चों में कटौती की है, तब जाकर कहीं ये महंगी शॉल मैं खरीद पाया था, और आपने यूं ही बिना वजह यह शॉल मामी को भेज दी। मुझे एक बार पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। यह सुनकर वह रोने लगी और गुस्से में बिफर कर बोली, तुम्हारे बाप के इस दुनिया से जाने के बाद मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं अगर किसी को कुछ देना चाहूं तो अपनी मर्जी से नहीं दे सकती। तुम लोगों से इजाजत लेनी होगी मुझे। इस बात को लेकर अम्मा इतना रोई पीटी थी, इतना हल्ला किया था कि हम लोगों ने उन्हें आगे से उनके किसी भी बात पर दखल न देने की कसम खा ली। पता नहीं अम्मा को क्या हो गया है, सदा ऐसी जली कटी सुनाती रहती हैं। इतनी महंगाई में अपना घर चलाना मुश्किल है, उस पर घर लुटाने की तो मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती। शाम के 5 बजे थे। मैं दोनों बच्चों को बैठाकर पढ़ा रही थी। अम्मा किसी के यहाँ पड़ोस में घूमने गई थी। मेरा मोबाइल फोन बजा तो मैंने फोन उठाया। फोन मामा जी के यहाँ से था। उधर से जो दुखद समाचार मिला कि मैं तो सुनते ही जड़ हो गई। मैंने अपनी बेटी रिया को मोहल्ले में भेज माँ जी को बुलवाया। माँ जी ने जैसे ही मामा की मृत्यु का समाचार सुना, वह रोकर बेहाल होने लगी। तब तक ये भी ऑफिस से आ चुके थे। रोती पीटती अम्मा को साथ लेकर मैं और मेरे पति ने गाड़ी पकड़ी। बच्चों को उनके ननिहाल छोड़ना पड़ा था। क्रियाकर्म के बाद रिश्तेदार विदा होने लगे थे। मामी चुप थी, शांत और गंभीर, सदा की भांति रो भी रही थी तो चुपचाप। मुझे मेरे पति के शब्द याद आने लगे, हमारी मामी जैसी बनकर दिखाना, वे बहुत अच्छी हैं। मेरे पति और मामा का बेटा अजीत अस्थियां विसर्जित करके लौटे तो अम्मा फिर बिलख बिलख कर रोने लगी। कहाँ छोड़ आए रे मेरे भाई को। मैं खामोशी से सब कुछ देख सुन रही थी। मामी का आदर्श परिवार पिछले 20 वर्षों से कांटे की शक्ल में मेरे हलक में अटका हुआ था। उनके विषय में जानने की मन में गहरी जिज्ञासा थी। मामी की बहू मेहमान नवाजी में व्यस्त थी और बेटी उसका हाथ बटाती नजर आ रही थी। एक नौकर भी उनकी मदद कर रहा था।
बहू का साल भर का बच्चा बार बार रसोई में चला जाता, जिसके कारण उसे असुविधा हो रही थी। मैं बच्चा लेना चाहती थी, मगर अपरिचित चेहरों में गिरा बच्चा चीख चीख कर रोने लगता। छोटी, तुम कुछ देर के लिए बच्चे को ले लो, नाश्ता मैं बना लेती हूँ, मैंने कहा। मेरे अनुरोध पर मीना बच्चे को गोद में लेकर बैठ गई। जब मैं रसोई में जाने लगी तो मीना ने रोक लिया। दीदी, आप बैठिए, छोटू है ना रसोई में। मामी की बहू अत्यंत प्यारी सी गुड़िया जैसी थी। वह धीरे धीरे बच्चे को सहला रही थी कि तभी कहीं से मामी का बेटा अजीत चला आया और गुस्से में बोला, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वे मुझसे मिले बिना वापस चले गए। उन्हें इतनी भी तहजीब नहीं है क्या कि मेरे आने का कम से कम इंतजार कर लेते? आप हरिद्वार से 2 दिन बाद लौटे हैं, वे भला आपसे मिलने का इंतजार कैसे कर सकते थे? उन्हें मुझसे मिलकर जाना चाहिए था। वे 2 दिन और यहाँ रुक जाते तो कौन सी आफत आ जाती? आप तो जानते हैं ना, वे बेटी के घर का नहीं खाते। बात को खींचने की क्या जरूरत है? कोई शादी वाला घर तो था नहीं जो वे आपका इंतजार करते रहते। बकवास बंद करो अपनी, और अपने बाप की ज्यादा वकालत मत करो, समझी? तो आप क्यों उन्हें लेकर इतना हंगामा मचा रहे हैं? क्या आपको बात करने की तमीज नहीं है? मेरा बाप क्या आपका कुछ नहीं लगता? चुप! आप भी चुप रहिए और जाइए यहाँ से। मैं यह सब सुन हैरान रह गई। अजीत अपनी पत्नी से कितनी बेहूदगी से बात कर रहा था मेरे ही सामने पति पत्नी भिड़ गए थे। ज्यादा दोषी मुझे अजीत ही नजर आ रहा था। खैर, अपमानित होकर वह बाहर चला गया। उसके वहां से जाते ही मीना आंखों में आंसू लिए अजीत और अपने ससुराल वालों के लिए अपने मन में संचित किया हुआ गुबार मेरे सामने निकालने लगी। दीदी, जब देखो मेरे माँ बाप को अपमानित करते रहते हैं। मेरे भाई की शादी में भी यही सब करते रहे, वहां से रूठ कर ही चले आए। एक ही भाई है मेरा, मुझे वहां भी खुशी की सांस नहीं लेने दी। सबके सामने ही बोलना शुरू कर देंगे। कोई इन्हें मना भी नहीं करता, कोई समझाता ही नहीं। जिसे देखो मुझे ही समझाता है कि जो कहता है सुन लो, उसकी बातों का कोई जवाब ही ना दो। आप ही बताओ दीदी, कोई कब तक जवाब ना दे, कोई कब तक ना बोले? जब देखो मेरे मायके वालों को बुरा भला कहते रहते हैं। यह कहकर वह रोने लगी। मेरे साथ यह चाहे जितनी बदसलूकी करें, मुझ पर हाथ भी भले ही उठा दें, पर ना ही मम्मी बोलती हैं और ना ही दीदी। उल्टे सब मुझे ही समझाने लगते हैं। मैं उसकी बातों को सुन भला क्या बोलती, चुपचाप ही सुनती रही। फिर जरा सा मौका मिलते ही मैंने मामी की समझदार बेटी से कहा, नीलम, जरा अपने भाई को समझाओ, क्यों बिना वजह सबके सामने अपनी पत्नी और उसके माँ बाप का अपमान करता रहता है? तुम उसकी बड़ी बहन हो ना, डांट कर भी समझा सकती हो। कोई भी लड़की अपने माँ बाप का अपमान नहीं सह सकती। पर भाभी, आप ही बताओ, उसके माँ बाप को अजीत से मिलकर तो जाना चाहिए था कि नहीं? अगर वे अपने दामाद के लौटने तक रुक जाते तो कौन सी आफत आ जाती? तुम नहीं जानती भाभी, मीना ने ही कहा होगा कि आप आराम से निकल जाइए, अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं देख लूंगी। मीना को भी समझ से काम लेना चाहिए। क्या उसे पति की इच्छा का ख्याल नहीं रखना चाहिए? वह भी तो हमेशा अजीत से हर बात पर जिरह पर उतर आती है। उसे तो वह कुछ समझती ही नहीं, हर बात पर जली कटी सुनाती रहती है। अब देखो ना, आपके सामने ही भाई से भिड़ गई। जरा 2 बातें उसकी सुन लेती तो क्या उसकी बेइज्जती हो जाती? मगर नहीं, महारानी काहे को सुनेंगी? उसकी बातें सुन मैं अवाक रह गई। मीना रोते रोते हर काम कर रही थी। किसी ने उसके पक्ष में 2 शब्द भी नहीं कहे। खाने के समय सारा परिवार इकट्ठा हुआ तो फिर अजीत मीना पर भड़क उठा। अपने बाप को फोन करके बता देना कि मैं उन लोगों से बहुत नाराज हूँ। आइंदा कभी उनको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं।
मैं उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। तभी मेरे पति ने उसे बुरी तरह डपट दिया। तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं? पत्नी से कैसा सुलूक करना चाहिए, यह क्या तुझे किसी ने नहीं सिखाया? मामी, क्या आपने भी नहीं? लेकिन मामी सदा की तरह चुप थी। मेरे पति बोलते रहे। हर इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। पत्नी का हर पल अपमान करके, वह भी 10 लोगों के सामने। भला तुम अपनी मर्दानगी का कौन सा प्रमाण देना चाहते हो? अगर तुम्हें एक दूसरे से कोई शिकवा शिकायत है तो उसे अकेले में बात करके सुलझाना चाहिए, ना कि सबके सामने जलील करना चाहिए। आज तुम उसका अपमान कर रहे हो, कल को वह तुम्हारा भी करेगी। फिर कहाँ चेहरा छुपाओगे? अरे, इतनी संस्कारी माँ का बेटा ऐसा बदतमीज। वहां से लौटने के बाद भी मेरा मन मामी के अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में ही सोचता रहा कि अजीत की गलती पर वे क्यों खामोश बैठी रहीं। गलत को गलत ना कहना कहाँ तक उचित है। एक दिन मैंने गंभीर स्वर में पति से कहा, मैं आपकी मामी जैसी नहीं बनना चाहती। जो औरत बेटे के मोह में इस कदर फंसी हो कि उसे सही रास्ता ना दिखा सके, वह भला मेरा आदर्श कैसे हो सकती है? क्या बहू के पक्ष में वे कुछ नहीं कह सकती थी? ऐसी भी क्या खामोशी जो गूंगेपन की सीमा तक पहुंच जाए। यह सुनकर भी मेरे पति और सास दोनों ही खामोश रहे। उन्हें इस समय शायद कोई जवाब सूझ ही नहीं रहा था। अभी आप सुन रहे थे कामिनी वाजपेयी की लिखी कहानी आदर्श। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।